वन है ना जो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। टास्क टू जितनी तो नहीं है, लेकिन बैंड्स में इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो इसके लिए अब हम डिटेल्स इसकी सारी देखते हैं कि मिनिमम जो वर्ड्स हैं वो 150 हैं, और मोर और फॉर्मल एकेडमिक स्टाइल होगा इसमें भी, ठीक है। इसके लिए जो है वो 20 मिनट्स होंगे। इसमें हमने प्लान भी करना है, इसको राइट भी करना है और एक दफ़ा रीचेक भी करना है, ठीक है। Task 1 is worth about one third of the writing score, ठीक है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट। इसमें जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, ठीक है, वो है बार चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, प्रोसेस डायग्राम, मैप, मल्टीपल ग्राफ्स। ठीक है, अब इस वजह से आपने परेशानी होना कि इतने ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन हैं। जो मोस्टली हैं वो बार चार्ट आता है या टेबल या लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। मोस्टली ये है, पाई चार्ट भी आ जाता है, लेकिन ये इजी है। जब हम एक दफ़ा इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सो मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों है, वो इसलिए है कि इसमें जो है ना स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्ट्रक्चर मेनली हमें हर चीज़ के बारे में एक डिटेल बता देता है, जिसकी वजह से जो हमें टास्क कंप्लीशन है ना, उसमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। जब वैसे हमें अगर कोई कहेगा ना 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो स्कैटर्ड आइडियाज़ होंगे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, या कोई अगर हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके भी चल रहे होंगे तो एंडिंग ठीक नहीं होगी, ठीक है, या मतलब कोई दरमियान से कोई चीज़ मिस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर से चीज़ मिस नहीं होती। जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, इनफ डिटेल चाहिए होती है, वो हम उसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, सेम जैसे पहले था, कि हमने सिर्फ फ़र्क क्या है कंक्लूजन का, ठीक है। हमने पैराग्राफ 1 लिखना है इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ होगा इसका ओवरव्यू के बारे में, ठीक है, और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हम फर्स्ट मेन फीचर के बारे में लिखेंगे, और पैराग्राफ फोर्थ में सेकंड मेन फीचर के बारे में, ठीक है। इन सब के बारे में जो डिटेल है वो हम आगे साथ साथ डिस्कस करते हैं। This is a common reason students get stuck at band 6, or can directly affect your band score, because if we do not analyze the question properly, how do we answer it correctly? तो जो मेन एक टास्क है ना, बोथ फॉर टास्क 1 और 2, हमने पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ठीक है, फिर उसको आंसर करने की तरफ जाना है। इसलिए जो हमने पहले है कि हमने जो 5 मिनट लेने हैं ना प्लान करने में, उसमें हमने क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन है क्या, मैं इसको लेके कैसे चलूंगा। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए। जब हमें क्वेश्चन की डेप्थ पता चल जाएगी, उसका पर्पस पता चल जाएगा कि जो एग्जामिनर है उसने पूछा क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, फिर हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स, राइट एन इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, एंड राइट द डिटेल्स पैराग्राफ्स। हियर वी हैव एग्जांपल अबाउट टास्क 1 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का कोई मतलब एक क्वेश्चन आता है मोस्टली। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो सेम होती हैं, ठीक है। द लाइन ग्राफ की जगह होगा बार चार्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई भी वर्ड और हो सकता है। द डैश बिलो शोज, ठीक है, ये चीज सेम होगी, बाकी आगे चीज डिफरेंट हो सकती है जो स्टेटमेंट है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है ये सेम होती, टास्क 1 में ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये सेम रहेगी हमेशा। समराइज द इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट, ठीक है। तो हमने इसको जब एनालाइज कर लेना है, ठीक है, हमने इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। अब इसमें मेन फीचर्स कौन से हैं, ठीक है, और उनका कंपैरिजन कहाँ रेलिवेंट होता है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें इस चीज़ की समझ आ जाए। जितना मैं आपको दोबारा वही बात कहूँगा कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चे 6 बैंड पे स्टक हो जाते हैं, और उनके मार्क्स वगैरह भी इधर ही लूज होते हैं, क्योंकि वो इस टास्क 1 को बहुत इजी लेते हैं, इसको चैलेंजिंग नहीं लेते, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। फिर टास्क 2 में बेशक वो मैक्सिमम स्कोर भी ले लें, फिर टास्क 1 की वजह से वो जो ओवरऑल बैंड है राइटिंग मॉड्यूल का वो अच्छा नहीं आता। तो इसे समझें, ठीक है। अब इधर क्या चीज़ें हैं हमारे पास, 3 लाइन है जो हमें शो कर रही हैं, ठीक है, 3 इंडिकेटर्स उन्होंने दिए हैं, हैमबर्गर, फिश एंड चिप्स, पिज्जा, ठीक है। अब एक तरफ उन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है, कंजप्शन, कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड इन ग्राम,
और दूसरी तरफ क्या है, ईयर्स दिए हैं। ठीक है, अब ये इसके मेन फीचर्स हैं। ठीक है, एक तरफ क्या है, फास्ट फूड, उन्होंने बताया है कंजप्शन उसकी क्या है, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या बताया है, ईयर्स बताए हैं। ठीक है, ये हो गए इसके मेन फीचर्स। अब कंपैरिजन कहाँ करना है, ठीक है, कंपैरिजन ये करना है कि 1970 में, ठीक है, हैमबर्गर की कंजम्पशन क्या थी, फिश एंड चिप्स की क्या थी, पिज्जा की क्या थी, आगे जाके 1990 तक कौन डिक्लाइन कर गया है, ठीक है, किसमें राइज आया है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कंपैरिजन करना है, एज सिंपल एज इट इज। बट इसको हमने प्रैक्टिस करके अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अब हम बाकी भी जो क्वेश्चन है वो भी इसके देख लेते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री मॉक एग्जाम क्या होते हैं कि जहाँ पे जैसे रियल टाइम एग्जाम आता है आइल्स का, उस तरह ही यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। जैसे ये ऊपर टाइम चल रहा है, 20 मिनट्स होगा टास्क 1 के लिए, ठीक है, तो उसका टाइम चल रहा है ऊपर। ठीक है, ये ब्लॉग्स वगैरह हैं, जो ये क्वेश्चन है, ये बार चार्ट की एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाना था। और ये साथ आप वर्ड्स टाइप करेंगे तो ऊपर वर्ड्स साथ लिखे जाते हैं कि आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, कितने आपके रह गए हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने 150 वर्ड्स लिखने थे, और मिनिमम, इससे मैक्सिमम भी हम थोड़े बहुत लिख सकते हैं। ये बार चार्ट की एग्जांपल थी। इस तरह इस वेबसाइट पे और भी जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने देखने हो तो आप वो देख सकते हैं जाके, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही इजी टास्क 1 है कंपैरेटिवली टास्क 2 से। असेसमेंट एंड मार्किंग क्राइटेरिया जो, तो सेम जैसे टास्क 2 का था, आंसर द क्वेश्चन फुली एंड क्लियरली, ये टास्क अचीवमेंट के 25% मार्क्स हैं। ठीक है, कोहेरेंस एंड कोहेजन के हैं, लेक्सिकल रिसोर्स ग्रामर वगैरह के हैं, और सॉरी वोकेबलरी के हैं, और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें मिलके 25% मार्क्स ये कैरी करती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करते हुए हम जब राइटिंग टास्क 1 को भी करेंगे और टास्क 2 को भी, तो होपफुली हम मैक्सिमम बैंड इसके ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेरे कहने पे इसकी प्रैक्टिस करें, जो मैंने टेस्ट एंड स्कोर एक वेबसाइट बताई हुई है, ठीक है, फ्री मॉक एग्जाम है, आप उस पर इसकी प्रैक्टिस कर लें, सिर्फ आप 6 से 7 दफ़ा कह लें टास्क 1 और टास्क 2 की, तो आप 7.5 बैंड्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो वोकेबलरी यूज़ करनी है आपने, जो रिक्वायरमेंट होती है इसकी वोकेबलरी की टास्क 1 में, वो थोड़ी क्रिटिकल है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके साथ सोर्सेज शेयर करता हूँ, मैंने वो पीडीएफ भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप उस वो भी मेरे से, जब इंस्टाग्राम पे मैं आपके साथ कांटेक्ट करूंगा, मुझे अपनी आईडी शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो पीडीएफ भी वोकेबलरी का आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इधर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे देता हूँ वोकेबलरी के बारे में। ये मेरे पास थी, जो वोकेबलरी की लिस्ट वगैरह मैंने अपने लिए भी पहले बनाई थी, तो इसको मैंने स्लाइड्स में कन्वर्ट करके आपको शो करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये टास्क 1 के लिए पर्टिकुलरली, वैसे भी यूज़ होगी, लेकिन मेन अभी हम जो हमारा पर्पज़ है वो टास्क 1। ठीक है, तो ये आप बेशक वीडियो को स्टॉप करें और साथ साथ इसको देख लें, इसका पीडीएफ स्लाइड चाहिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वट एवर। वर्ब्स एंड नाउन डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए, ठीक है, मूवमेंट डेट गोज बोथ वेज। ठीक है, तो ये था हमारा टास्क 1 के लिए, वोकेबलरी का भी था जो, वो भी कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको ये राइटिंग के बारे में जो मैंने डिटेल सारी प्रोवाइड किया आपको पसंद आई होगी। तो अब टास्क 1 भी कंप्लीट हो गया, और राइटिंग मॉड्यूल भी हमारा जो था वो हमने कवर कर लिया है। तो इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ हेल्पफुल लगी है, जो आपके काम आ सकती है, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो में से, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखें और अपनी आइल्स की जर्नी को यूज़फुल कर सकें, ताकि उनके पहली अटेम्प्ट में ही मैक्सिमम बैंड्स, डिजायर्ड बैंड्स आ सकें। ठीक है,